ठीक है इरफान भाई शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जी। आज इस शो काफ़ी स्पेशल है और आज के शो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले अंडर 19 जो हो रही है उस हवाले से बात करेंगे जी। उनका एशिया कप दुबई में खेला जा रहा है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली पीएसएल का रोड शो भी चल रहा है, इस हवाले से भी आज डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन अभी से होना शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड जो है, जो प्रपोज है वो क्या होने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और लास्टली जी जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो सीरीज चल रही है और जो डिबेट है कंटिन्यूसली वो हाई पकड़ रही है कि गौतम गंभीर को क्या सिर्फ व्हाइट बॉल का कोच होना चाहिए या उनको ऑल फॉर्मेट में देखना चाहिए। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से भी जो बात अब बहुत ज्यादा हो रही है, क्या उनको टेस्ट में वापस आना चाहिए। इन सब पे बात करने के लिए जी पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ है, वन एंड ओनली सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम सलमान इरफान भाई भाई, जरा बहुत शुक्रिया। बेसिकली क्या कोई नहीं, वो भी भाई है। थैंक यू वेरी मच, हाँ जी, बहुत हाँ जी। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी। असला भाई, स्टार्ट वैसे अंडर 19 के हवाले से करते हैं। पाकिस्तान ने पहला मैच तो बड़ा कंफर्टेबली जीता, बट इस मैच में हमने आज इंडिया के अगेंस्ट देखा कि काफी डिसमल परफॉर्मेंस रही। 90 रन से हारे। आप तो उधर मौजूद हैं, कवरेज भी आई एम श्योर कर रहे होंगे। ओवरऑल कैसे सम अप करते हैं इनको? जोसफ, मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेटर भी टैलेंट वाइज देखा जाए या वैसे देखा जाए तो उनसे बुरे नहीं है, शायद उनसे बेहतर ही होंगे। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है। बाकी आप अगर उनकी जर्नी देखेंगे अंडर 19 की, आपको समझ में आ जाएगी। आप पिछले एशिया कप से, जब एशिया कप खत्म हुआ और ये एशिया कप अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने सिर्फ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला है हमारे लड़कों ने। अब इंडिया का देखिए, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, इंडिया की टीम इंग्लैंड गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई। इंडिया ने इंडिया के अंदर इंडिया ए, इंडिया बी और अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली आफ्टर दिस एशिया कप अंडर 19 जो चल रहा है। एंड बिफोर अंडर 19 वर्ल्ड कप इन्होंने अफ्रीका के साथ एक सीरीज भी खेलनी है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल बड़ी टीम को, नेशनल टीम होती है, उसके टूर है या उसका प्लान है फॉर द वर्ल्ड कप। इतना घूम के जो टीम आएगी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेटर्स की कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट नजर आएगा, उनकी कार्ड डिफरेंट नजर आएगी। आप वो धर्मेंद्र जो बॉलर है वो देख ले, मात्रे उनका बैट्समैन है। लोग ज्यादा सूर्यवंशी के ऊपर आते हैं, लेकिन मात्रे का रिकॉर्ड उठा के देखें, वो ऑल फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है। और वो आईपीएल में 250 रन है उस लड़के के। मुंबई इंडिया से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई इंडिया से खेला है, 200 की है, फर्स्ट क्लास में 200 है, लिस्ट ए में 200 है। आपके तो नेशनल टीम के अंदर कई क्रिकेटर ऐसे हैं इसके लिस्ट ए में 100 नहीं है। आप उनकी जर्नी देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार इतना डेकोरेटेड कोई क्रिकेटर आता है। तो उसके बाद वो धर्मेंद्र जो उनका बॉलर है, उसने ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ एक मैच में, रेड बॉल 4 डे टूर्नामेंट में 8 विकेटें हैं, 3 टेस्ट मैच खेला हुआ है। टोटल इंडिया अंडर 19 ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं और वनडे इतनी बड़ी बड़ी टीमों के साथ। ये डिफरेंस है उनका ग्रूमिंग और आपका वो वाला। अदरवाइज 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान पहला मैच हारा है। लगातार 3 मैच हम इंडिया से जीते हैं। वो अलग बात है कि 2020 से पहले लगातार 5 मैच हम इंडिया से हारे भी हुए हैं। बट उसकी वजह ये, एक तो वो मुल्क बड़ा है, अंडर 19 के उनके अंडर 19 के बड़े मुकाबले होते हैं आपस में, अगर नेशनल वाइज भी देखा जाए तो। और अब तो उन्होंने ये शुरू कर दिया है कि उनकी जो टीम, जहां पे मेन टीम जाती है, वहां पे वो अपनी ए टीम को भी भेजते हैं, अब अपनी अंडर 19 को भी भेजना शुरू कर दिया है, बीच में विमेन भी भेजना शुरू कर दिया है। ग्रूमिंग प्रोसेस होता है। मैं नहीं मानता कि हमारे अंडर 19 लड़के का जो टैलेंट है वो इनसे बुरा। सोचिए ना, श्याम अभी सिर्फ नेशनल खेला हुआ है अंडर 19 के, और वहां का भी हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है। हाईएस्ट तो वो मोमिन है, जिसको इन्होंने खिलाया भी नहीं। मैं हैरान हूं यार, मोमिन को कैसे आप बाहर बिठा सकते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि अंडर 19 के लड़के की हम ज्यादा वो देख नहीं पाते कि इनमें प्योर बॉलर, बैट्समैन या ऑलराउंडर वाली शेप क्या है। बट मुझे लगता है कि वो जो हमारी एक थ्योरी चल रही है कि ऑलराउंडर्स खेलने चाहिए, उस चक्कर में मोमिन को बाहर बिठाया। वरना वो लाहौर कलंदर का लड़का है, अब देखा आपने, अंडर 19 का टॉप विकेट टेकर है। वो दिमागी तौर पे मैं उसको बोलता हूँ वो टीमो कॉपी है रजा हसन की, जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तगड़ा लड़का है, तगड़ा बॉलर है, उसको खिलाना चाहिए था। पॉइंट इज के लड़के तो ठीक हैं, श्याम अच्छा है, अली रजा तो खैर सब जानते ही हैं अच्छा है, आज हुजैफा एहसन ने अच्छी इनिंग खेल दी है। बट पॉइंट है कि जिसने ज्यादा, जिसको एक्सपोजर ज्यादा मिला है, जिसका सिस्टम ज्यादा बेहतर है, तो वो टीम ज्यादा आपको बेहतर नजर आई है। हो सकता है अगले कहीं मैच में हमारा इंडिया के साथ नॉकआउट में मैच बढ़ जाए, हम उनको हरा भी दें, मतलब क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मगर ग्रूमिंग प्रोसेस बता रहा है कि उनका सिस्टम हमसे थोड़ा बेहतर चल रहा है। हाँ भाई, ये कहीं आपको लगता नहीं है कि ये लड़के हमारे किसी मेंटल ब्लॉक में फंस जाते? जैसे हमारी मेन जो सीनियर टीम भी थी, वो भी आपने देखा एशिया कप में तीनों मैच 3 संडे को हुआ, हर दफा हारे। अब तो ये कोई मेंटल ब्लॉक का भी इशू लगता है आपको? जो सब नहीं, मुझे नहीं लगता आप देखिए मेंटल ब्लॉक कैसे खत्म होगा जब आप प्रेशर गेम खेलते हैं। एक लड़का है, अब हमारा अली रजा, मेंटल ब्लॉक लगा आपको उसका?
हालांकि उसको विकेट नहीं मिली उस तरह से, मगर मेंटल ब्लॉक आपको नहीं लगा होगा क्योंकि उसका एक्सपोजर है, पीएसएल खेला हुआ है वो लड़का। अब मात्रे है, वो आईपीएल खेला हुआ है, आते ही उसने कैसे अटैक किया, 10 में 78, हमारा 10 में 28 था। पॉइंट सिर्फ ये एक्सपोजर किसको कितना मिल गया, मेंटल ब्लॉक नहीं होता, वो तो इनबिल्ट होता है अगर मेंटल ब्लॉक वाला कोई सीन है। ये विद अभी बच्चे हैं, नए हैं लड़के, इनको थोड़ा सा आप भेजिए ना ऑस्ट्रेलिया में, टूर करवाएं इन लड़कों को, आप करवाएं इनको साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो देखिएगा ये मेंटल ब्लॉकेज जो आपको बाहर नजर आ रही है मेरे ख्याल में नहीं है, बाकी इंडिविजुअल किसी एक आधे क्रिकेटर में हो तो हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी टीम मेंटल ब्लॉकेज हो। आप बॉलिंग जब करे थे आपको लग रहा था कि नहीं हमने बड़ा अच्छा कर दिया, बट अंडर द कंडीशन वो रन भी ज्यादा रन थे क्योंकि बारिश हुई, लगभग 2 बरसों के बाद हुई में बारिश हुई थी, क्लाउडी वेदर था, और लकीली हमें बॉलिंग भी मिल गई थी, बट उसके बावजूद उन्होंने रन अच्छे कर दिए थे, खासकर स्टार्ट में तो बहुत ही तेज खेल रहे थे वो। सो पॉइंट है कि उनका एक्सपोजर, उनकी क्रिकेट आपसे बेहतर है, स्किल में भी बेहतर नजर आई है। तो ये सीन है, आई डोंट थिंक सो कि मेंटल ब्लॉकेज है, बाकी एक टीम आपसे बेहतर नजर आ रही है तो आपको ऑटोमेटिकली आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं यार, मतलब दे आर बेटर देन अस। उस वो बिलीव जब नजर आता है आपको मैच के अंदर, तो आपको लग रहा होता है कि एक की बॉडी लैंग्वेज गिरी है या शायद मेंटल ब्लॉकेज है। ये मेंटल ब्लॉकेज खत्म होगा जब आप अपने से बेहतर टीमों से खेलेंगे। अब लास्ट एशिया कप जो अंडर 19 है और इस एशिया कप के बीच में आपने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन लास्ट एशिया अंडर 19 से पहले आपने ट्राई नेशन सीरीज खेली थी, किससे खेली है, यूएई और अफगानिस्तान से। अब यूएई से खेल के आप उनका भला तो कर सकते हैं, अपना नहीं कर सकते। आप उनकी चॉइस देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और बाकियों से खेलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर हम अपने शो में भी बात करते हैं, वो ये है कि जब पाथवेज की बात करते हैं तो लड़कों को डेवलप करना होता है, आपने बनाना होता है। अनफॉर्चुनेटली हम क्या देख रहे हैं, चाहे हमारी सीनियर टीम है या जूनियर अंडर 19 की बात करें, तो कैंप लग रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, बट वो जो पाथवे के अंदर आपकी 3 डेज की जो वैल्यू है, एक तरफ हम बात करते हैं जी डोमेस्टिक होना चाहिए, डोमेस्टिक चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने, मैं तो इसे क्राइम कहता हूँ कि जो भी हेल्म ऑफ अफेयर में लोग डील कर रहे हैं, कि अंडर 19 का 3 डे बंद कर लिया, और जब इसको प्रोब करने की कोशिश की, और कुछ ही जो बोर्ड के बड़े करता धरता है फरम खान न्याजी साहब, उनसे भी ये पूछने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उन्होंने कहा जी फंड्स की कमी है। और फंड्स भी समहाउ, जो मेरे टेंटेटिव इसका है स्पेकुलेशन, वो ये है कि कुछ 60 से 70 करोड़ है। तो अगर पाकिस्तानी क्रिकेट के पास 60 से 70 करोड़ इन बच्चों के लिए नहीं है, और आप एक तरफ स्टेडियम भी बन रहे हैं, एक तरफ आप जो करना चाहें, आप पीएसएल का अभी रोड शो है उसमें भी बात करेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे घर की अगर बात करें, तो रोटी पहले देनी है, बाकी काम आप लग्जरी की तरफ बाद में जाएंगे। तो ये तो बच्चों की रोटी थी कि आपने उनको नर्चरिंग करना है, उनको फ्लरिश करना है। इस पे आपका क्या टेक है? जोसेफ, मैंने ना सिर्फ इस क्रिकेट बोर्ड नहीं, हमारे ओवरऑल जितने भी मतलब डिपार्टमेंट ज्यादातर ना वो सफेदे के दरख्त लगाते हैं क्योंकि 6 महीने में बड़ा हो जाता है और दिखता है कि काम हुआ है। अब ये जो नर्सरी के ऊपर काम है ना, वो फिर इट टेक्स टाइम, वो 3 साल के बाद 5 साल के बाद असर दिखता है कि यार एक सिस्टम है जिसमें 4 डे मैच, जो ये सलमान बट साहब आप उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, सबसे ज्यादा वो इस चीज पे बोलते हैं कि यार बच्चों को 4 डे क्रिकेट ज्यादा दें, ये बात उनकी 100% ठीक है। लेकिन यहां मसला ये है कि अभी जो नेशनल टूर्नामेंट अंडर 19 का हुआ है, पिछले साल तो वो भी नहीं हुआ था, पिछले या पिछले से पिछले साल वो भी नहीं हुआ था। तो जब आप नेशनली नहीं खेल पाएंगे तो बाकी चीजें तो दूर की रहेगी ना कि आपको 4 डे मिले या आप टूर करें या बाकी मामला हों। आपको शायद मालूम होगा न्यूजीलैंड की टीम ने एक अंडर 19 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सिस्टम उस तरह से नहीं है, बट वो एक छोटा मुल्क है, उनके उनके यहाँ एक भी ग्राउंड उनके बोर्ड का नहीं है। टोटल 60-70 लोग उधर काम करते हैं, वहां पे उस तरह सीन नहीं है, और वहां पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, वहां पे और भी बड़ी खेल हैं जिनके वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने हुए हैं। सो हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट है और इसी का ही वेटेज इतना माना जाता है, और अंडर 19 तक फॉलो होता है। उनके तो हाँ नेशनल भी फॉलो नहीं हो रहा होता, लाइक बड़ी टीमें भी इतना उस तरह फॉलो नहीं कर रही होती। सो अगर आपने एग्जांपल लेनी है, आप इंडिया की ले सकते हैं, आपका नेबरिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी भी आप देखें। बल्कि मेरा मानना है कि अंडर 19 सतह या जूनियर पर अफगानिस्तान से भी अच्छा टैलेंट आ रहा है। सो ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। आप इनके टूवर्स करवाएंगे भले जितना भी खर्च होगा, आई डोंट नो कि आपको क्रिकेटिंग ये बात आप फिर ठीक है, मुझे भी मालूम है कि क्रिकेट बोर्ड की किटी में पैसे थोड़े कम हुए क्योंकि स्टेडियम बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मेन पर्पस क्रिकेट है। अगर उस पर पैसा नहीं लगेगा तो शादी हाल तो नहीं बनाने ना हमने स्टेडियम में क्रिकेट खिलवानी है, तो वो बेहतर होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज है कि अब हमें बस ये पता चलता है कि पैसे कम थे और इसलिए नहीं हो पाया, मगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह टाइप अगर मिल जाए तो हम इसके ऊपर ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली 2 सालों से वो भी नहीं आ रही है। कि आपके पास सिर्फ एक क्रिकेट है, और क्रिकेट को फ्लरिश करने के लिए मार्केटिंग इतना बड़ा डिपार्टमेंट है,
और जिस तरह आप अभी यूके जाके बात कर रहे हैं, यूएसए कर रहे हैं, तो अंडर 19 के लिए स्पॉन्सर लाना तो मेरा नहीं ख्याल, किसी एक बड़े ब्रांड को या दो को पकड़ते आपको स्पॉन्सर मिल जाने थे। आप उसको टेलीवाइज कर सकते थे, कई तरीके कार हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिहाज से, ल्योर करने के लिहाज से। और एक जो बच्चा था आज से 2 साल पहले 17 का था, और वो 2 साल अगर 3 डे नहीं खेला, अब तो वो 19 का हो गया, यानी कि उसके कैरियर में तो आया ही नहीं 3 डे। तो ये तो मतलब विजन की, सोच की बात है कि आप कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, इस पे तो हम आगे भी बात करेंगे। थोड़ा सा हमने जैसे पीएसएल का जिक्र किया, अब दूसरा रोड शो भी हम देख चुके हैं। अब इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक माइंडसेट ये कहता है कि बड़ी अच्छी बात है जी, आप और टीमों को अट्रैक्ट करने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, आप यूके भी गए, यूएसए भी जा रहे हैं, उधर भी आपने रोड शो किया। दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या आपके पास लगता ये है कि इनके पास स्पॉन्सर नहीं आ रहे, इनके पास शायद दो टीमों के लिए ऑनर्स नहीं है, अब उसकी एफर्ट की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिहाज से आप एफर्ट कर रहे हैं। आप इस दोनों सारे कॉन्टेक्स्ट को क्या देखते हैं, ये पैसे का ज़िया है क्या, या आपको लगता है कि ये ठीक स्ट्रेटजी है कि आप जितना भी अपने आप को एडवर्टाइज करें फॉर द अट्रैक्शन ऑफ स्पॉन्सर और ऑनर्स एज वेल? आपका क्या टेक है? जोसेफ, एक जो अपने पहले हवाला दिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे ये मोहसिन नकवी साहब की मैं तारीफ करूंगा। आपको याद होगा हमने चैंपियंस टूर्नामेंट करवाया था फैसलाबाद में, उसके बाद एक और डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो, आपकी सारी क्रीम खेली है। आपको मालूम है पीसीबी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा स्पॉन्सर नहीं ला पाया था। मोहसिन नकवी साहब ने अपने पर्सनल रिलेशन यूज करके दोनों टूर्नामेंट के लिए वो स्पॉन्सर लेके आए थे। सो आप अंडर 19 के लिए कह रहे हैं कि वो आ जाए, वो आपके मेन प्लेयर कह रहे हैं वहां से नहीं बन पाए आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। नंबर वन। नंबर टू, मैं इसको पैसे का ज़्यादा नहीं कहूंगा जो लंदन रोड शो किया या आप जो न्यूयॉर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये हम ही तो कहते थे कि यार इनको बाकी मार्केट को भी देखना चाहिए, अच्छा स्टेप है। बट मैं ये कहूंगा कि वो जो एक पंजाबी का मुहावरा है कि बुवे आई जंज बनो कुड़ी दे कान, अब तो टाइम नहीं था। दुल्हन को पहले तो तैयार करना चाहिए था ना। तो और आपने कहा कि हमारे पास तो ऑनर्स हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब मसला ही नहीं है दो टीमें बेचने का। और फिर आप इंग्लैंड जा गए हैं और आप अब न्यूयॉर्क जा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है और आपने डेट भी एक्सटेंड की रोड शो की। तो ये मुझे लगता है कि ना, सॉरी, वो ऑनर्स बिड्स वाली जो है उसकी एक्सटेंड की है। सो मुझे लगता है कि कहीं पर क्रिकेट बोर्ड शायद खुद से भी झूठ बोल रहा है मतलब अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वो मूव बुरी नहीं है, मूव अच्छी है, बट ये मूव शायद पहले होनी चाहिए थी कि आपको आपको पता है आपको क्या करना है। यही तो बात है, जो कुछ फ्रेंचाइज के ऑनर हैं वो सामने आके बात करते हैं, कुछ आपको और मुझे भी फोन पे या कहीं मुलाकात में बोल देते हैं कि यार पीएसएल के इंतजाम मामला किस तरह खराब चल रहे हैं। मीडिया के आके नहीं बोलते, बट ऑफ द रेकॉर्ड आपको भी बताते हैं, हमें भी बताते हैं। सो ये चीज है, बट मूव ठीक है कि आपको जाना है, हो सकता है कि अच्छा स्पॉन्सर आपको मिल जाए, आप क्रिकेटर्स को लेके जा रहे हैं। और लोगों से मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रमोशन ऑफ पीएसएल है, ऑफ कोर्स इट्स सीकिंग फॉर सम गुड स्पॉन्सर, उसके लिए मूव ठीक है। अगर कोई अच्छा मिल जाता है, वो पैसे का ज्यादा तो नहीं है, अब आपको खर्च तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, आपको शक्कर डालनी पड़ेगी तो मीठा मिलेगा ना आपको। तो वहां तक तो ठीक है मेरा ख्याल है। इसमें अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने अट्रैक्ट करना है, तो हमने जो पहला देखा रोड शो जो लॉर्ड्स में हुआ, उसमें हमने देखा कि कोई इस तरह क्रिकेटर भी शायद एक दो थे, बाबर आजम आए, हारिस रऊफ आए, और हमने देखा कि उसके अलावा कोई बड़ा नाम इस तरह नहीं था। इवन मेरा तो मानना था कि आगा को भी मस्ट होना चाहिए था, आपका T20 का कैप्टन है। शायद हम लोगों ने मीडिया पे बात की, अब वो 3-4 प्लेयरों को लेके गए हैं और अब वो यूएसए में है। अब मेरा मानना ये है कि ये तो प्रमोशन है ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है। क्या ये जो 5 थे, क्योंकि अली तरीन साहब को तो चले आप साइड पे कर दे, जो आपके दूसरे 5 ओनर थे, आप उनको अट्रैक्ट करते, वो आते, वो बातें करते, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते, अपने जर्नी का बताते, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होनी थी। आपका इस पर क्या कहना है कि वो बेहतर ऑप्शन नहीं थी कि रादर दैन कि आप एक्स क्रिकेटर को लेके जाएं या करंट क्रिकेटर को लेके जा रहे, ठीक है आप उनको भी कैरी करें, बट उनको लेके जाना मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंस था। आप उसका क्या कहना है? जो सब मुझे लगता है कप्तान को तो दोनों में होना चाहिए था, लंदन में भी। और मेरा ये मानना है, मेरा ख्याल है, कोई खबर तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने बात की तो कप्तान बेचारे को ले लिया इन्होंने, लेकिन आई डोंट नो। नंबर वन। नंबर टू, आपने एक चीज नोट नहीं की है, जो जिसपे कोई बात भी नहीं कर रहा। आप जिन क्रिकेटर्स को लेके जा रहे हैं ना, उन क्रिकेटर के मुंह के ऊपर आपने छापा लगाया हुआ है कि ये तो एलीट क्रिकेटर ही नहीं है। हमने नहीं लगाया हुआ, आपने लगाया हुआ है कि बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम, हारिस या कोई भी है। आपने तो उनको एक कैटेगरी नहीं दी हुई, आपके मुताबिक तो ये एलीट क्रिकेटर ही नहीं है। उन्हीं का मुंह दिखा के कौन से स्पॉन्सर ढूंढने गए हैं आप? नंबर वन।
नंबर 2, आपने फॉर्मर क्रिकेटर का जिक्र किया, वो रमीज राजा, ही इज अ बिग नेम, नो डाउट, उनको लेके जाएंगे तो ठीक है, कम्युनिकेशन बाकी सब मामलात हैं। बट जहां तक वसीम अकरम की बात है, वो तो खैर सबसे उनसे भी बड़े नाम है। बट वसीम अकरम का मैटर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है ना, क्या कुछ चल रहा है, अक्सर मुशावरत वकार यूनुस और वसीम अकरम से ही होती है हर मामले के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब उनसे बड़ी मुशावरत करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ अब वसीम अकरम से होती है, पहले वकास यूनुस से भी होती थी, अब सिर्फ नहीं वसीम नहीं नहीं अकरम से होती है। सर, वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने वसीम अकरम से ही बातचीत की थी। उन्होंने हम्म, एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो बोर्ड के अंदर आकर काम करें। वो कह रहे थे हम्म, बस ठीक है, मशरे की हद तक मैं कर लूंगा आके, और ये वाला मामला वो नहीं करना चाह रहे थे, तो ये वजह है। तो इसलिए उसमें ये होता है ना, अब वसीम अकरम साहब इस बोर्ड के साथ नहीं, पहले भी कई बोर्ड हैं एक्सक्लूडिंग रमीज राजा, उन्होंने सबसे पहले झंडी कराई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं इनसे कोई मुशावरा या कोई चीजें, अदरवाइज तो कोच हम्म, ढूंढना है उस कमेटी में वसीम अकरम होते थे। आपने कोई और काम करना है, एडवाइजरी कमेटी बनाते थे, उसमें वसीम अकरम होते थे, और अच्छा खासा जी। उनको पे भी करता था क्रिकेट बोर्ड। मैं बुरा नहीं कह रहा कि बुरा है, बट पॉइंट इज कि कम से कम इन फैसलों को ऑन जरूर होना चाहिए कि ये फैसले इनके कहने पर किए गए हैं। ये ऑन सिस्टम भी होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे कोच, हमने कई बार ऐसा हुआ कि वसीम अकरम उस कमेटी में बैठते थे, जो कमेटी डिसाइड करती थी पाकिस्तान का कोच कौन होगा, हम्म, और उन्हीं के कहने पे कोच रखे भी जाते थे। मैं सिर्फ इस चीज की तरफ आना चाह रहा हूँ, खैर पॉइंट दूसरी तरफ निकल गया। बट क्रिकेटर्स को ले जाना बुरा नहीं है, आपके T20 के क्रिकेटर्स हैं, आप इन्हीं को लेके जाएंगे ना, आप किन को लेके जाएंगे, और आपने स्पॉन्सर्स को कैटर करना है। बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा फैसले ऐसे, जो आपको गुस्से में आकर, या शायद आप वही सफेदे का दरख्त दिखाने के चक्कर में आप ऐसे कुछ फैसले कर देते हैं जो पॉपुलर डिसीजन जरूर होते हैं मगर रैशनल नहीं होते। आपने किसी क्रिकेटर को लिस्ट ए में नहीं रखा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आपने बताया लोगों को मैं बहुत सख्त हो गया हूं, क्योंकि कारकर्दगी दिखाएंगे तो लिस्ट ए में हम डालेंगे ना, कैटेगरी ए में डालेंगे। बट आपने ये जी। नहीं सोचा कि आपने आगे पीएसएल का एक नई तरह से शुरू करना है फ्रॉम स्क्रैच। आपने स्पॉन्सर खींचने हैं बाहर से, और इन्हीं क्रिकेटर को लेके जाना है जिनके बारे में आपने बोला कि ये तो अच्छी क्वालिटी के हैं ही नहीं है। मतलब आपने पहले बताया कि यार ये सेब है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और बाद में आपने उसको एक्सपोर्ट भी करना है। समझ रहे हैं आप ऐसे ही। पॉइंट मेरा? तो ये है। ये तो ऑनर्स का जो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि ऑनर्स को नहीं कहा गया कि आप भी आए, उनको नहीं लेके गए। मुझे नहीं लगता ऑनर्स की ऐसे कुछ जरूरत थी, क्या ऑनर्स को क्यों लेके जाना था? आपको मालूम है कितने ऑनर खुश हैं दो नई टीमों के ऐड होने पे? हम्म, तो उनको लेके आई डोंट थिंक सो कहीं पे ऐसा होता हो कि ऑनर्स को लेके जाएं कि ठीक है, मालकान ने दसन के हाँ पाए, बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म। वो या ऑनर्स डरते तो थे कुछ बोल ना दे। नहीं, ऑनर्स तो कुछ ऐसे भी है ना, मिसाल के तौर पे जिन्होंने ढके छुपे, एक तो अली तरीन साहब ने तो खुल के बोल दिया, हम्म, लेकिन कई ऑनर्स ने हम्म, ढके छुपे लफ्जों में बोला कि यार हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, या हमें प्रॉब्लम हम्म, है, या कोई इश्यूज हैं, कई इश्यूज के ऊपर बात की उन्होंने। अभी राणा साहब हैं, ही इज वेरी फ्रेंडली और हर मीडिया के साथ बड़ा अच्छा सा जी। कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने तो वो एक टीवी चैनल में बैठ के बोल दिया, उन्होंने बोला कि पीएसएल के मामले तो ऐसे ही होते हैं, बहुत टाइम पे आके पता चलता है। अब उन्होंने हम्म, बड़े स्वीट वे में क्रिटिसाइज किया, बट उन्होंने एग्जैक्टली वही बात की है जो अली तरीन साहब ने किया। जी। अली तरीन साहब ने क्या कि अन्ने ने, राणा साहब ने कह दिया जी इनको दिखता कम है। बात तो एक ही है हाँ जी। दोनों की। सो इतनी सी है। ऐसे ही। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम इसको ओबियसली आगे भी हम बात करते रहेंगे, थोड़ी सी बात इंडियन क्रिकेट की करते हैं। व्हाइट बॉल में तो बड़ा अच्छा वो करते आ रहे हैं, बट जैसे ही हमने उनकी टेस्ट सीरीज देखी, और पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी पहली दफा हिस्ट्री में व्हाइट वॉश हुआ, और अब सेकंड सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हो गया, बहुत बड़ा एक बैकलैश आया, और सारे का सारा शायद कंट्री दो बातें कर रहा है। और एक जो फैन फॉलोइंग विराट कोहली की और रोहित शर्मा की है, उन्होंने कहा जी ये फोर्स रिटायर्ड किया गया। और जिस तरह अश्विन का बयान आया, विराट कोहली के भाई का आपने भी बयान देखा होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया कि बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया कि सब कुछ ये प्लान हुआ। आपका क्या कहना है कि अब इन दोनों को एक तो वापस आना चाहिए, और जो जो डिफीट हुई है टेस्ट के अंदर, और जो डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं इनके कोच गौतम गंभीर, कि सब ऑलराउंडर को डाल दें, और टेस्ट में भी वो चार चार ऑलराउंडर डाल रहे हैं, आपको लगता है कि उनको भी सिर्फ कर्टेल कर देना चाहिए टुवर्ड्स ओनली फॉर द व्हाइट बॉल? जो सर, मुझे नहीं लगता कि उनकी इंडिया की एक थिंक टैंक है, वो एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को थोड़ा टाइम देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अलग फॉर्मेट वाला कैप्टनसी वाला कोई रोल होगा। एटलीस्ट ये T20 वर्ल्ड कप तो वो लाजमी देखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ये भी नहीं लगता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो मतलब फोर्स करके कहें कि तुम फारिग हो जाओ, टेस्ट तुम नहीं कोई। उनको मुझे याद है अजीत अगरकर ने बल्कि कोशिश की थी, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कोशिश की थी कि ये एक टफ टूर है, जब इंग्लैंड जा रहे थे, जब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी कि आप इसके साथ जाएं, तो वो नहीं जाना चाह रहे थे। मैं इसको बिलीव नहीं करता। अभी भी आप देखें, जब इन्होंने वाइड बॉल के लिए वनडे के लिए टीम बनाई थी, तो चार चेहरे थे, एक शामी था, रविंद्र जडेजा थे,
और 2 ये थे रोको, रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों का वजन तो बर्दाश्त किया उन्होंने, जडेजा का भी किया, शामी का भी किया, लेकिन रोको को रोक नहीं सके थे और वो वहां पे गए। अभी भी मुझे लगता है कि वो बाज क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनका स्टॉर्डम इतना भारी होता है कि क्रिकेट बोर्ड कोई भी हो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उनके साथ पंगा किया जा सके, और स्पेशली इस सूरत हाल में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ये बात सच है कि आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वनडे सीरीज गौतम गंभीर को आके बोलना चाहिए था कि यार 2 बड़े खिलाड़ियों से हमारी टीम मजबूत होती है। एक बीच में आकर गायकवाड़ ने 100 किया, एक बार जायसवाल ने 100 किया, तो ये बोलना चाहिए था कि यार दोनों ने उन 2 बड़ों के बीच में रह के 100 किया, सो इस चीज का एडवांटेज मिला। अगर ऐसी बात कर देता तो लोगों के बीच में ये जो शक आपने भी जाहिर किया, इंडियन फैंस भी करते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स भी करते हैं कि गोती इज नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंस ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, तो ये तासुर थोड़ा सा खत्म होता था, कम से कम तो होता था। तो ये जी गोती मुझे लगता है कि अगर मतलब वो कोच है, उसको थोड़ी ईगो वाला मैटर हटाना पड़ेगा। हो सकता है क्रिकेटर्स के एंड पे भी ईगो हो, खासकर कोहली के एंड पे हो, मगर वो कोच है और बड़ा है, उसको बड़ा बन के ही डील करना चाहिए इस मामले को। नजर तो आ रहा है कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग फिशी, इसमें कोई दो राय नहीं। इफ देयर इज स्मोक देयर देयर मस्ट बी अ फायर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये खत्म किसके एंड से हो सकता है? गौतम गंभीर के एंड से। कोहली ने तो परफॉर्म भी इतना कर दिया, उसने जी ना भी किया होता तो उसका एटीट्यूड लेवल तो कम नहीं होना था, वो तो है ही ऐसा प्लेयर, उसने इतना कुछ कर रखा हुआ है। सो ये गोती को फायदा लेना है उन क्रिकेटर से, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप शायद गौतम गंभीर को ही लेना पड़ेगा। और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कई दफा कोचेस या मेंटोर ये नहीं समझते कि टीम जीतेगी तो हमारा फायदा, वो अपनी सिर्फ से रखने के लिए ड्रेसिंग रूम में, एशिया के अंदर खासतौर पर ये कल्चर है कि वो सिर्फ अपने आप को बड़ा रखते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम थोड़ा T20 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आल्दो कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, एशिया कप भी हमने देखा, अभी भी वो अच्छा करते चले जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके कैप्टन और शुभमन गिल पे बहुत बात हो रही है कि ये दोनों T20 की कमोडिटी नहीं है, और हम ये प्रूव भी होता जा रहा है कि दोनों से रन नहीं हो रहे। खासतौर पे मुझे तो लगता है उसको टीमों ने ऐसा वर्कआउट कर लिया है सूर्य कुमार यादव पे कि वो एक ही लेग साइड के ऊपर स्वीप मारते हैं, रिवर्स फ्लिक मारते हैं, जो पीछे को उठा के स्वीप मारते हैं। वो शॉट्स उनकी 2-3 रोक दिए हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किया जाता है और आप देखें उसी पे डिसमिसल उनकी हो रही है। आप जब इतना टैलेंट है उनके पास संजू सैमसन है, उनके पास जायसवाल है, और भी बड़े उनके पास लड़के हैं जो T20 में खेल सकते हैं, तो आप इन दोनों प्लेयर की जगह समझते हैं है कि सिर्फ एज ए कैप्टन ही वो मजबूरी है इंडिया की उसको रखा हुआ है, और दूसरा वाइस कैप्टन है। जो सब कुछ टेक्निकल बातें, हम जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी टेक्निक के ऊपर तो बात मतलब ऐसी फूल लगेंगे हम करते हैं, वो बट सब आपको बताएंगे कि क्रिकेटिंग टेक्निकली कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बट मैं आपको वो उस तरह से बता देता हूँ, शुभमन गिल के 200 हैं T20 में, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसके 4 हैं। शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 140 की है, आपके तमाम क्रिकेटर से ज्यादा, स्वाय रजा हसन नवाज के, वो चूंकि खेल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। सो उनका सबसे बुरा, जिसको आप भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूं, हमारे सब अच्छों से भी बेहतर है स्टैट वाइज, ठीक है। अब सूर्या उसके 400 है। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, ये शुभमन गिल था जो टेस्ट में रन नहीं कर रहा था, और मेरे एक पाकिस्तानी एक करंट क्रिकेटर से, अभी भी वो पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर है, उससे बात हो रही थी, उसने बोला देखो रन नहीं कर रहा ना, इंडिया कभी इसको ड्रॉप नहीं करेगा। और फिर उसने जब इंग्लैंड इंडिया में आई थी उसने स्कोर किया था शुभमन गिल ने, ठीक है। अब भी मैं आपको बता रहा हूं, इनकी ये चीज नहीं होती, पूरे साल में एक 50 नहीं है ना शुभमन की और ना सूर्य कुमार यादव की। हमें बाहिर दिखता है कि यार संजू आज ओपन कर लेगा, नीचे से जितेश शर्मा की जगह पे कोई और प्लेयर भी इनका खेल सकता है, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनका प्लान ऐसा नहीं होता। अगर इनको संजू को लाना होगा फिर संजू को ही लगातार लेके आएंगे, अगर जायसवाल को लाएंगे तो जायसवाल को ही लगातार लेके चलेंगे। बट मुझे लगता है कि इनके प्लान के अंदर ये है कि शुभमन गिल को T20 कैप्टनसी भी इसी के हवाले कर, क्योंकि वन फॉर्मेट वन कैप्टन फार्मूला ही इनका चलता है, कोच भी और मतलब एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन भी, वन कैप्टन ऑल फॉर्मेट, वो इनका एक थ्योरी है। तो इसी इसके साथ वो ही रहते हैं। अब हमें बाहर से लेके लगता है कि यार वो अब, लेकिन आप T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का सफर देखें इंडिया का, सिर्फ 5 T20 मैच हारे। दुनिया में जितने भी टीमें खेली सबसे बेस्ट है, सिर्फ 5 मैच हारना, वो भी फिंगर टिप्स के ऊपर है, फिंगर टिप्स पे। इवन के इनकी टीम साउथ अफ्रीका में खेलने गई थी, इनकी सेकंड स्टैंड टीम थी, क्योंकि मेन इनकी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, वहां पे ये जीत के आए थे, एक मैच हारे थे। इंग्लैंड इनके घर में आया, एक मैच हारे हैं, एक ये जिम्बाब्वे से हारे हैं, एक अभी ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, और एक अब ये अफ्रीका से हारे हैं। अब चूंकि हम वीडियो कर रहे हैं बीच में मैच चल रहा है इनका, आई डोंट नो कौन जीते, लेकिन बॉलिंग तो बहुत तगड़ी की है इंडिया ने। सो ये वाला मैटर है। बिल्कुल। बाकी जल्दबाजी वाला सीन वो करते नहीं है, और हम्म जाहिर लग रहा है यार। लेकिन शुभमन गिल में आप मुझे बताएं, आपको लगता है शुभमन गिल की कोई टेक्निक का मसला है कि वो T20 नहीं खेल सकता? नहीं, टेक्निक तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट उस कॉन्टेक्स्ट में जब आपके पास टैलेंट इतना बड़ा हो और बाकी जिस तरह के परफॉर्मर है, उनका मसला ये ना, हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि कई दफा आपको 11 पूरे करने हैं और हमने
रिजवान बाबर की जोड़ी तोड़ी कि जी दोनों स्लो खेलते हैं। अब तो आगा और बाबर भी स्लो खेलते हैं। अभी ये भी तो डिबेट होनी है ना, अभी इस पे हम थोड़ी बात करेंगे। तो जब हमारे पास तो पूल का मसला है, इनके पास तो पूल का मसला नहीं है। इनके पास तो 3-4 ऐसे लड़के हैं। अभी ईशान किशन की कोई बात नहीं करता, वो एक बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है। इसी तरह अय्यर, और 3-4। श्रेयस जी, अय्यर। शराज सही है और खेल सकता है टी20। मतलब बताने का मकसद ये है, तो ये जो लड़के हैं स्ट्राइक रेट वाइज इनसे डबल है और इनसे बहुत बड़े हिटर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि शायद, और जैसे आप बात करें, मेरा ख्याल है ठीक है इनका जो प्लान है। और ये कप्तानी इंडिया की और पाकिस्तान क्रिकेट को अगर मैं डिफाइन करता हूँ ना, डिफरेंस जो ज्यादा आया मुझे लगता है, हमने 90 से लेके 2025 तक 25 सालों में हमने कोई 50-60 कप्तान चेंज किए हैं। इंडिया के टोटल 7-8 कप्तान है, हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। अजरुद्दीन, तेंदुलकर, गंगोली, ड्रेविड, धोनी, रोहित, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अब ये गिल। हमारे तो गिनने शुरू करेंगे एक टाइम पे 2003 के अंदर 8 कप्तान खेल रहे थे, साथ में 6 खेल रहे थे। तो हमारे सर तो हर आज भी सीजन के साथ, आज भी आज भी आपकी वनडे टीम के अंदर 5 कप्तान खेल हाँ रहे जी, हैं। 5 कप्तान खेल रहे हैं। तो हमारा और उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो चीजों में कंसिस्टेंट रहे और हम नहीं रहे। अब थोड़ी सी बात अपनी टीम की भी करते हैं। सना भाई, ओब्वियसली हर बंदे का एक माइंड सेट है, एक अप्रोच है टीम को बनाने के लिहाज से। और मैं अभी अजहर भाई का भी इंटरव्यू कर रहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा जी ये वाली जो चीज है ना, ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, इससे कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। अब ओब्वियसली अब आपने खेला है, श्रीलंका में मैचेस हैं, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा लग्जरी आ चुकी है, जैसे इंडिया के पास थी वर्ल्ड कप में। हमारा कोच वैसे 2 स्पिनर रेगुलर नहीं खिलाता, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले बैटिंग को हम बात कर लेते हैं। बैटिंग के अंदर तो जो अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारी बैटिंग लाइन खेली है, इसमें तो मोस्ट लाइकली मेरी नजर में तो यही लड़के खेलेंगे वर्ल्ड कप में भी, और 2 सीरीज जो पहली होनी है। अब डगआउट के वाले से मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा अपना ओपिनियन भी मैं दे रहा हूँ, साथ आपका भी लूंगा। मुझे लगता है कि हसन नवाज का जो कॉन्फिडेंस है, वो शायद अब इस टीम मैनेजमेंट का नहीं रहा। और मुझे ये भी सोच, इस टीम मैनेजमेंट ने उसका कॉन्फिडेंस खराब किया, ये सही बात, लाइन सही बोल दें बस आप। चले आप चेंज कर ले, मैं ये कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता चला, अब पता नहीं ये सही खबर है कि नहीं, बट सोर्सेज के थ्रू पता चला कि एशिया कप में वो इंडिया वाले मैच खेलने पे थोड़ा रिलेक्टेंट था। अब अल्लाह जानता है कि खबर सही है या नहीं, ये मैं इस पे से नहीं, कुछ कह नहीं सकता। तो नहीं, बहरहाल, नहीं। अब मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस खराब किया इन्होंने या हुआ व्हाट्सोएवर। अब इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस के अंदर जो लड़का तैयार है, वो मां सदाकत है। अब ये जरूर डिबेट कर सकते हैं कि वो एज ए ओपनर है, वो इस नंबर पे नहीं खेला, लेकिन इस लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो बैटिंग में तो मुझे लगता है कि डगआउट में एक ऐसा प्लेयर आपको बिठाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? आप ये कह रहे हैं कि मास सदाकत को टीम में ले लिया जाए? जी। मुझे लगता है कि नहीं, अभी नहीं। वो असल में ना, हमने हसन नवाज के साथ भी यही किया था, हमने उनको लिया था, हम्म। बहुत गलत लिया था, फिर निकाला था उससे भी गलत, हम्म। फिर निकाला था उससे भी गलत किया था। अभी ये मास ताकत वाला देखें, अब T20 वर्ल्ड कप में आप ही नहीं बोला, मैं भी बोलता हूं, हम सब कहते हैं कि ऑलमोस्ट टीम तैयार है। आज आप पाकिस्तान का किसी भी क्रिकेटर से आप मतलब करते हैं, आप इवन सलमान बट साहब के साथ रेगुलर कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, उन्हें क्या मुझे 15 बना के दिखाए, कोई नहीं बना सकता। उसकी हम्म। वजह क्या है? क्योंकि वो जो प्लेयर चाहेंगे वो उस पूल में ही नहीं है। और वो कहेंगे यार मैं चाहता तो हूँ ये प्लेयर आए, लेकिन वो 6 माह से खेला ही नहीं है, मैं उसको नाम कैसे टीम में डालूं? लेकिन मैं अगर होता तो मैं 8 माह या 1 साल से उसको लगातार मैच खिलाता। किसी से भी बात हम्म। करके देख लें, आप 15 सही बना है। के दिखाइए, नहीं बनेंगे आपसे। हम्म। आप मुझे बताएं, बाबर आजम का हमने भी किया, आपने भी किया, बाबर आजम आने चाहिए, आ गए हैं टीम में, लेकिन आप पूरे साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, रिजवान के स्कोर T20 में बाबर से ज्यादा हैं। ज्यादा, हाँ जी। तो बाकी आप मुझे बताएं, आप मैं मेरा ये ख्याल है श्रीलंका के अंदर, मेरा ये ख्याल है अगेन, उस्मान तारिक अबरार खेलता है, नवाज ने खेला है, तीनों स्पिनर लाजमी प्लेइंग 11 में बनते हैं, 3 रेगुलर हम्म। स्पिनर। अगर खुदा ना खासा कोई इनमें से इंजर्ड होता है तो तब आपका सुफियान बनेगा या फैसल अकरम, जिसको भी आपने डालना है वो डाले, 3 रेगुलर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, साइम भी ओवर कर लेता है, वो भी टीम में आ जाएगा, हम्म। नवाज है प्लस एक और आ जाएगा, और शदाब ने भी आना है, रिमेंबर आप एक चीज भूल रहे हैं, हम्म। शदाब भी आएगा। अब मुझे कोई कहता है ये शदाब मेरा कैसे अगला आएगा? क्वेश्चन था, लेकिन चले इस पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा यही था सर स्पिनर का। शदाब के ऊपर ना बहुत बात हुई, जब वो टीम में आए तो उस वक्त भी हुआ कि यार वो लड़का गलत आया है, बट मेरा मानना है कि एक बंदा जो टीम के अंदर था, इंजरी की वजह से बाहर हुआ, तो वो हम्म। दोबारा टीम में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जब वो टीम में लिए गए थे तो गलत लिए गए थे, और आज भी आप देखें आपको लगेगा यार किसकी जगह पे। मेरा ख्याल है कि उस सेंस में देखा जाए मेरिट पे तो शायद बनता हो कि नहीं, बट क्रिकेटिंग सेंस से देखा जाए कि एक बंदा इंजर्ड होकर बाहर हुआ तो वो बनता है टीम के अंदर, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, अब बिग बैश वो कैसा खेलेंगे वो देखने हैं। नंबर 3, वो 2024 वर्ल्ड कप भी एज ए बैटर खेले हैं,
और मोस्ट जी इंपॉर्टेंट, हैसन को चाहिए वो। हाँ और जी आप एक चीज क्यों नहीं सोच रहे कि वो टीम में नहीं थे, नायब कप्तान कोई भी नहीं था। हाँ हाँ वो बैगेज ऑलरेडी है, अब बैगेज है कि आपका कप्तान रन नहीं कर रहा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, T20 नहीं खेले, सबने तनकीद की, मैंने भी की कि यार सलमान आगा को क्यों डाल दिया। मैं आज भी आपको कहता हूं गलत डाला जो भी है, लेकिन कप्तान कोई और होता तो सलमान आगा की जो सूरत आज हमें T20 में नजर आ रही है वैसी बिल्कुल ना होती। इससे टोटल बेहतर प्लेयर आपको नजर आता सलमान आगा। देखिए सलमान आगा की, लेकिन दो चीजें हम आगे स्पिनर की बात भी करते हैं, लेकिन आगा को देखा जाए, एक तो सबका मानना यह है कि वो T20 कमोडिटी नहीं था। शादाब की परफॉर्मेंस कह रहे हैं या उसका इंजरी कह रहे हैं, इनको कप्तान बनाया। अभी तो मैंने खैर अपने शो में ये बात भी की थी कि आगा को अनाउंस कर दिया। आगा ने तो बड़ा मासूमाना कह दिया ना अपने पॉडकास्ट में कि मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं ही हूँ। लेकिन मैं बता देता हूँ कि आगा ही फॉर द वर्ल्ड कप ये कप्तान डिसाइड हो चुका है। अब जो दूसरी चीज है कि आगा ने ये भी कहा कि मैंने कप्तानी का जो मसला था ये मेरे माइंड पे सवार रहता था, अब मैंने सीख लिया है। अब मैं कप्तानी और बैटिंग को सेपरेट लेके देखता हूँ। आपके ख्याल में, मैंने भट्ट साहब से भी ये सवाल किया था, भट्ट साहब ने कहा शायद हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो तो साथ पैरेलल चलता है मसला, कप्तानी वाला तो रहेगा, और वो भी खासतौर पे एशिया के अंदर। आपके ख्याल में ये मेयर स्टेटमेंट है या वाकई वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो बैटिंग और कप्तानी को सेपरेट लेके चलते हैं? और दूसरा इसका पार्ट ये है कि हमारे कप्तान को दुनिया की 5 लीगें चल रही, किसी ने भी नहीं लिया। देखें स्ट्रांग तो वो है मेंटली तौर पर, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में वनडे टेस्ट दोनों में सबसे अच्छा परफॉर्म अगर ओवरऑल जी देखा जाए तो दो दो क्रिकेटर्स हैं, एक रिजवान है एक सलमान आ गए। और सलमान आगा शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर होंगे, नंबर वन। बट वो दोनों रोल में कप्तान नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं कि जब वो एज ए कैप्टन आके खेल रहे हैं उनके रन, मैं अभी भी कह रहा हूं T20 का प्लेयर नहीं है, अभी देख के हमें ये लगता है कि नहीं है। बट कोई और कप्तान होता, सलमाना का खेल रहा होता, वो डिफरेंट होता, वो एज ए बॉलर भी यूज हो रहा होता, फील्डर ही इज द बेस्ट, और बैटर भी थोड़ा थोड़ा सा कम। अभी भी आपकी T20 टीम के 15 में सिर्फ एक ही प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, वो खुद कप्तान सलमान अली आ गया। और जी मुझे नहीं लगता वो जो कह रहे हैं कि अब मैं हो गया हूं, आई डोंट थिंक सो। और मेरा ख्याल ये है कि बड़ी टीमों के खिलाफ तो हम T20 खेल ही नहीं रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका की जो टीम आई है हमारे पास और जो इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है, आधी टीम का फर्क है, समझ रहे हैं ना आप। जी सो वो वो अभी चेक होने हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ सलमान आगा साहब कैसे खेल पाते हैं। प्लेयर छोटे नहीं है, प्लेयर बड़े हैं, दिमाग से भी बड़े हैं। बट एज ए कैप्टन अनफॉर्चुनेटली एशिया कप में मामला भी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मतलब मैं उनका बड़ी तारीफ करता हूं, बट मुझे उन पे एक चीज पर बड़ा एतराज है या गिला है, वो चिन डाउन थे एज ए कैप्टन, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए था। उसकी बहुत सी वजूहत, मतलब आप कह लें अनफॉर्चुनेटली कि सिचुएशन पॉलिटिकल बन गई एशिया कप में, और बहुत सी चीजें उनको वो तरह डील करनी पड़ी, क्रिकेट से उनका फोकस भी हटा। आप होते, मैं होता, इवन के मतलब इंजमामुल हक भी होते, उनका भी हटता। सिचुएशन ऐसी बन गई ना, जी उनकी क्रिकेट से थोड़ा सा दिमाग उनका तवज्जो भी हटी। सो उस चीज का उनके गेम के ऊपर असर भी बना। एज ए कैप्टन सलाम नहीं लेना, अब इंडिया को आंखें भी दिखानी है, क्रिकेटर को तगड़ के भी रखना है, और वो हैंडशेक कंट्रोवर्सी और ट्रॉफी बाकी सब मामला हुए हैं। सो उन चीज के ऊपर आके नया कप्तान फॉर्मेट में रन नहीं आ रहे, वो सब चीजें रिफ्लेक्ट हुई और नजर आई। और मुझे लगता है कि वो अब पाकिस्तान टीम का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट एक्चुअली में वही है, अनफॉर्चुनेटली, कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है वनडे टेस्ट में। मुझे लगता है कि एक कैटेगरी में अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिजर्व करता तो शायद सबसे पहला वो यही होगा। सलमान अली आगा ही करते। मगर T20 में उनके ऊपर एक प्रेशर है, वो रन नहीं कर पा रहे हैं। और एज ए बॉलर वो खुद पर एतमाद क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। कोई और कप्तान होता उनको बॉलिंग देता है, खुद बनते हैं सर कप्तान तो देखें, बॉलिंग ही नहीं देते। अगर तिलक वर्मा खड़ा था, मैं नहीं मानता कोई और कप्तान हाँ होता तो सलमान आगा ने पूरे 3 ओवर हाँ 4 ओवर डालने थे। हम्म, क्यों नहीं डाले उन्होंने, डालने चाहिए उनको। ही इज अ गुड हम्म। कैप, ही इज अ गुड बॉलर। तो ये एक थोड़ा सा है प्रॉब्लम। और दूसरा एक और प्रॉब्लम भी है ना, ये जो शायद हमारे कोच की ये अप्रोच लगती है कि मैचअप नहीं करते, खब्बे को खब्बा बॉल नहीं करेगा, सज्जे को सज्जा नहीं करेगा। ये दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलती, ये भी एक लहरा नहीं नहीं माइंडसेट नहीं चल नहीं पड़ा। नहीं नहीं, जो सब दुनिया में एग्जांपल मिलती है, अब हर हम्म, जगह ये प्रॉब्लम हो गया है। वो जो व्हाट्सएप अक्सर कह रहे हैं ना लंबी क्रिकेट ना खेलने वाले लड़के आ रहे हैं, उनका यही प्रॉब्लम। हम्म, अब कोई आप देखिए ना, अक्षर पटेल को खब्बे के आगे नहीं लगा रहे वो, हम्म, हालांकि अच्छा बॉलर है उनका, वो भी सेम हम्म, वही चीज चल रही है। और मैं एक चीज बता दूं, इस टीम मैनेजमेंट के पास एक एज हुआ है, हैसन को एक क्रेडिट जाता है, उसने साइम अयूब को बड़ा अच्छा एक टर्न कर दिया एज एन ऑलराउंडर। साइम अयूब का एक फायदा है, आप अगर नोट करें, वो राइट लेफ्ट दोनों के लिए जितना भी डेंजरस है, वो दोनों के लिए जी इक्वल डेंजरस है, जितना भी है वो हम्म। अलग बात है। बट दोनों को अच्छी, अदरवाइज आपके कम बॉलर हैं ऐसे, कोई सज्जा सज्जनों करेगा, खबा खब सज्जा सज्जनों नहीं करेगा, खबा खबीर नहीं हाँ, करेगा, वो बने प्रॉब्लम है। करेक्ट, हाँ ये ऐसे ही। प्रॉब्लम है। अच्छा थोड़ा अब सना भाई स्पिन डिपार्टमेंट में बात करते हैं। नवाज ने शायद पूरी टीम में एक ही प्लेयर है जो कंसिस्टेंट है, परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग,
और वो नवाज है। नवाज आपका एक पक्का ऑलराउंडर हो गया। दूसरा अगर आप देखते हैं तो ब्रार आपका कंफर्म बॉलर है। अब तीसरे बॉलर के ऊपर आपका टाई पड़ गया और 3 बॉलर आपके पास। मेरी नजर में मेरा ओपिनियन जो है वो सुफियान को आपको कैरी करना चाहिए। आल्दो के उस्मान तारिक इज आल्सो गुड बॉलर, लेकिन आप हैट्रिक करता है, 4 आउट करता है, आप अगला मैच को ही नहीं देते उसको। इसका मतलब है कि आप कहीं उसका कॉन्फिडेंस नहीं है आपका उसके ऊपर। दूसरा शादाब की बात करें, वो देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर आपने पिक करना हो तो क्योंकि इससे ज्यादा तो वो आप कैरी नहीं करेंगे, तो कौन सा तीसरा बॉलर पिक करेंगे आप? सर मैं तो उस्मान तारिक को लाजमी मेरे मेरे ख्याल में उसकी वजह है मेरे पास। वजह ये है कि आपके पास T20 में आपके पास डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर में भी नहीं है, स्पिन की तो छोड़ दें आप। उस्मान तारिक का ये एज मिल सकता है कि आप उनको वैसे यूज करें जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप में माजी में हमने सईद अजमल को यूज किया था कि 10वें ओवर में आते थे, 4 ओवर आखिर में डेथ ओवर भी डाल देते थे। सो उस्मान तारिक से वो रोल हम ले सकते हैं। बाकी 15 के स्क्वाड में सुफियान मुकीम भी बनता है, बट ऑफ कोर्स प्लेइंग 11 में जब आपके पास नवाज होगा, आपके पास अबरार होगा, उस्मान तारिक होगा, ये 3 लाजमी होना चाहिए। चौथा है जो आपके पास साइम अयूब का कहीं पे अब साइम अयूब को आप यूज जरूर करते हैं, बट आप क्रूशियल स्टेज पे भरोसा नहीं रख पाएंगे। वो 3 छक्के भी खा सकते हैं, 2 भी खा सकते हैं, मैच को साइड पे करवा देंगे। ये डेंजर रहेगा। हाँ, शुरुआत में एक आधा ओवर चलता है, ठीक है। आप साइम अयूब को ना रेगुलर 3 ओवर 4 ओवर वाला बॉलर मत बनाएं, 1-2 ओवर करते हैं वहां तक ठीक है, कोई जरूरी नहीं है उनको रेगुलर, क्योंकि उनके बॉल वो बात ठीक है। एज ए बॉलर आपको रन हो जाए उसका असर आपकी बैटिंग में भी मिलता है और अगले मैच में भी मिलता है, अगले मैच में भी देखते हैं। सो ये कर सकते हैं हम। 3 तो लगातार आपके पास ये स्पिनर होने चाहिए, नवाज, अबरार और उस्मान मेरे ख्याल में। सुफियान 15 के बिल्कुल, स्क्वाड में कोई इंजर्ड हो तो आ जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक ऑलराउंडर का एक ऐसा स्पॉट है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करो, जो बड़ा एक अच्छा ब्रिज का रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग एज वेल, जैसे हार्दिक पांड्या का रोल हम देख रहे हैं। फहीम अशरफ आपका परमानेंट फीचर है टीम का, खासतौर पे इन द वाइट बॉल। बट उसकी परफॉर्मेंस में कंटिन्यूसली एक इम्प्रूवमेंट तो है, आउट भी कर रहे हैं, कई जगह पे रन भी करते हैं। बट वो जो एक स्पार्क की बात करते हैं, जो एक थ्रेट की बात होता है ना, कि वेनम होना चाहिए प्लेयर के अंदर, वो मिसिंग है। जैसे हार्दिक पांड्या आता है तो बंदा डरता है, भाई है पता नहीं की कर देगा, वो नहीं नजर आता। और वो हमें नजर आया अहमद दानियाल में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि टैलेंट इस लेवल पे सब में होता है, 19-20 का फर्क होता है, असल बात टेम्परामेंट की है। वो जिस तरह अहमद दानियाल ने वो जो पहले ओवर किया, लास्ट ओवर फिर सुपर ओवर करके खुद मांगा, कहते थे लता कम दिया ने मुड़िया दिया, तो वो हमें डिफरेंस नजर आता है। तो आपके ख्याल में एक ऐसा तगड़ा बॉलर जो रिवर्स स्विंग भी करता है, डेथ बॉलिंग का मसला जिसे जिक्र आपने किया, ये सबसे बड़ा 2 साल से हमारा प्रॉब्लम है, ऐसे बॉलर को कैरी करना चाहिए कि नहीं, जो चलता आ रहा है उसी के साथ स्टिक करना चाहिए? इरफान भाई, मुझे लगता है कि फ़हीम पे सबसे ज़्यादा तनकीद हमने की है। मतलब मैंने तो बहुत हम्म, बोला है कि गलत आया, टीम में गलत आए थे, बट अब अगर परफॉर्मेंस देखें तो यार परफॉर्म तो उन्होंने कर दिया है, अच्छा खासा हम्म, परफॉर्म किया है। और मैं आपको बताऊं, कुछ सिलेक्टर ने मैं आपको खबर, मतलब खबर क्या होती है तो खैर पुरानी बात है। कुछ सिलेक्टर ने हैसन को वही बात की जो आप अभी बात करें, जो हम सोचते रहे हैं कि यार आप क्यों, मतलब फ़हीम और ये सब मैटर। और वो न्यूजीलैंड का जो लड़का था ऑलराउंडर, क्या नाम, जो पीएसएल भी खेला हुआ है 2019 में, जिसने सुपर वो लास्ट में बैटिंग की थी, न्यूजीलैंड का निशम, निशम, जिमी नेशम, जिमी यस निशम। उस, हाँ। उन्होंने कहा ये जिमी नेशम नहीं है, मतलब न्यूजीलैंड का वो नहीं, आप समझे इसको, पांडे ना समझें, ये फिलन नहीं है, बेन स्ट्रोक नहीं है जो हम भरोसा करें और इनको लेके चले। उन्होंने कहा वो भी बुरा ही था, लेकिन हमने चांस दे के उसको बेहतर किया, जिमी नेशम को या हम्म, किसी को, या इवन पांड्या है। नो डाउट पांड्या और फेम का कोई लेवल नहीं बनता, लेकिन माइक हैसन का ये ख्याल है कि यार इनको लगातार चांस देंगे, हार के बावजूद देंगे, मैच हराने के बावजूद देंगे, तब ये लड़के का जो असल है वो सामने आ जाएगा। और इस T20 वर्ल्ड कप में तो मुझे लगता है कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, आप फहीम के साथ ही जाएंगे। उसने परफॉर्म किया, और इंडिया के खासकर आप वर्ल्ड कप, सॉरी एशिया कप का फाइनल की बात कर लें तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जी, और नीचे से आके स्लॉग भी थोड़ी बहुत, जितनी भी कैपेसिटी है वो कर रहा है। एट द मोमेंट परफॉर्मेंस बेस तो वो बाहर नहीं बनता। अहमद दानियल बहुत अच्छा है, बट अगेन आपने कैरी नहीं किया हुआ उसको, लगातार कैरी नहीं किया, बीच में खेला तो है, लगातार कैरी हम्म, नहीं किया। सो मुझे लगता है मेरे पास भी हो, अहमद दानियल अगेन बहुत अच्छा लड़का है, उसको आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप की या नेक्स्ट प्लान में रखें, बट एट द मोमेंट तो फहीम के साथ ही जाएंगे। बिल्कुल। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे फास्ट बॉलिंग के लिहाज से, अब हमारा ऑब्वियसली सबसे बड़ा मेरा कंसर्न यही है, और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन भी रही है लास्ट 4-4-5 डेकेड, वो ये था कि हम मैचेस फास्ट बॉलिंग से जीतते थे। बट अब जो हारे हैं 2 साल में, 80% रीजन आपकी फास्ट बॉलिंग बनी, क्योंकि डेथ ओवर में जो हम रन दे देते हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आपका शाहीन तो नंबर 1 चॉइस है, वो खेलेगा। अब 7-2 को खेलेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली आपके पास हारिस स्ट्रोक भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनको जरूर कैरी करेंगे, कॉन्फिडेंस है। अब नसीम शाह भी है, अब वसीम जूनियर भी है।
तो आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सा, क्योंकि दोनों को कैरी करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा टीम के लिए, क्योंकि 15 का स्क्वाड बनाना आपने, तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि चले तीनों में से बता दें कौन से 2 कैरी करने चाहिए? सर शाहीन तो होंगे और मुझे लगता है जी। हारिस रऊफ भी होंगे, हारिस रऊफ भी होंगे। हुँ। आल दो हारिस रऊफ अभी देखिएगा बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करेगा वो लड़का, वहां पे तगड़ी करता है, बट एशिया नहीं, वो कंडीशन होते में ही हमेशा स्टेडियम में हमेशा की है उसने। सेना कंट्री में तगड़ी करेगा, हाँ। यहाँ का प्रॉब्लम है। हारिस रऊफ का प्रॉब्लम यहाँ का है। सो नसीम शाह, वसीम जूनियर, अभी कोई भी श्योर होके नहीं कह सकता कि दोनों में से कौन से होने चाहिए, क्योंकि दोनों को आपको कैरी करना चाहिए था। अब नसीम शाह ने एक चीज इंप्रूव की है, उससे अपने डेथ ओवर थोड़े बेहतर किए हैं, हुँ। बट आईएलटी में भी कोई एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस नहीं है। एक ही मैच में सुपर ओवर कर दिया, वो अच्छा कर दिया, बाकी तो कल मैं देख रहा 3 मैचेस में 2 विकेट्स हैं उनकी। वसीम जूनियर को आप लगातार चांस देते हैं, मुझे ये मेरी अपनी असेसमेंट है, गलत हो सकती है, इंक्लूडिंग ऑल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वनडे में मुझे सबसे अच्छा वसीम जूनियर लगता है। वनडे की बात कर रहा हूँ, जी। पेस अच्छा है, रिवर्स स्विंग करता है नीचे आके, और वर्ल्ड कप में देख लें 2023 में सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की भी है। सो ये दोनों में था, आप नसीम को भी बना सकते थे, वसीम जूनियर को बना सकते थे। वही पॉइंट है कि कच्चा पक्का ही रखा, 2 ही बॉलर के साथ कंसिस्टेंट आप रहे हैं, एक शाहीन है, एक हारिस रऊफ। अब इन दोनों हुँ। में से किसी को भी आप ले लें, लॉटरी है एक तरह से, मतलब लॉटरी बना के लेके जाएं कि कौन चल सकता है। बाकी ग्रूम तो हमने दोनों को नहीं किया, इनकंसिस्टेंट चांस दिए हमने नसीम को भी और वसीम को भी। और नहीं, वसीम जूनियर को तो आपको याद होगा 15 मैचेस वो तो डगआउट में बैठा रहा। ट्राई बैठा नेशन रहा, हो गई, बिल्कुल एशिया कप हो गया, बिल्कुल। उस तक तो चांस ही नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये आपके लॉन्ग रन प्लान का पार्ट ही नहीं है। जब फास्ट बॉलर की आप बात कर रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी के ऊपर खिलाना है, तो फिर इस बेचारे का क्या कसूर था? और मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आती। चले फास्ट बॉलर की रोटेशन समझ आ रही है, ये तो स्पिनर को भी रोटेशन पे रखते हैं। स्पिनर की कौन सी फटीग हो जाती है T20 के अंदर कि ऐसे ही जिसने ऐसे ही हार्डली 3 या 4 ओवर कराने हैं। बहुत सही शुक्रिया है। सुना भाई आपके टाइम का। आई एम श्योर लोग भी बहुत इसको एंजॉय करेंगे डिस्कशन को। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है आप लोगों से। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।